सो गाइस सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज हिमांशु नॉलेज पार्क। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि जेएसएससी पीजीटी हिस्ट्री का रिजल्ट डेट क्या होगा, और साथ ही साथ जो मैं एग्ज़ाम दिया था बीएससी स्टेट का एग्ज़ाम जो दिया था पीजीटी हिस्ट्री का, उसके बारे में थोड़ा सा माइन्यूटली आपको स्ट्रेटजी बताया था। बट जैसे कि आज ये जो हमारा जो आज का जो लेक्चर है, ये जो आज का हमारा जो वीडियो है, आज मैं इस वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो आगामी जो जेएसएससी पीजीटी जो हिस्ट्री का जो परीक्षा हुआ, यानी कि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो हुआ, तो मेरा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इस हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो मैं जो रिलेवेंट पॉइंट्स में आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मैं 1 साल में तैयारी किया इस एग्ज़ाम के लिए, और स्पेशली आपको अगर बता दूं, मेरा जो हिस्ट्री था, मेरा ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री से था, और पीजी भी मैं हिस्ट्री से किया, इग्नू से मैं हिस्ट्री से किया। और बेसिकली जो हिस्ट्री का जो मैं जो स्तर जो था, मेरा ग्रेजुएशन का जो स्तर था और जो पीजी का स्तर था, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। और इसी डिफरेंस को अगर देखते हुए मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत सारे अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, जैसे यूजीसी नेट हो गया है, और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। देखिए, बेसिकली मैं तो ये जो बनाने जा रहा हूँ ये पीजीटी का है ना। बट एक्चुअली होता क्या है कि आज के डेट में जितने भी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उसमें हिस्ट्री का जो सवाल आता है, काफ़ी ज़्यादा जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लिबरल करने के लिए, मतलब आसान बनाने के लिए, मैं ये जो आज का ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो हिस्ट्री जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग नॉर्मली कोई भी किताब उठा लेते हैं ऐसे ही। बट होता क्या है कि आपको पहला बात काम क्या करना है कि हिस्ट्री आप जब पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर लेना है, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। अब देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कब होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा आपका जब आप एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करोगे। जो एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, एक एक टर्म्स, एक एक हॉट्स क्वेश्चन जो होता है बहुत रिलेवेंट होता है, और हम लोग इसी चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ एक वाकया हुआ है मेरे साथ कि अभी बीएसबी स्टेट का एग्ज़ाम में दिया, और जो स्तर था वो मेरा पीजीटी का था, है ना। बट क्वेश्चन जो पैटर्न पूछा है वो क्लास 10 एनसीईआरटी का पूछ दिया क्वेश्चन पूछा। सुनिए, पूछता क्या है कि जो लिप्टन है ना, लिप्टन एक तरह का चाय पत्ती है ना। तो अब क्या है कि अब भाई आप हिस्ट्री में जब इतिहास में जब क्लास 10 का एनसीईआरटी जब पढ़े होंगे, तो आप लिप्टन चाय के बारे में आप ठीक से ध्यान से नहीं देखे होंगे। क्वेश्चन ये था कि ये लिप्टन चाय है ना, ये लिप्टन चाय का जो स्पॉन्सर्ड है, यानी इसका जो बढ़ावा जो मिला है लिप्टन चाय का, इसका बढ़ावा किसने किया है? तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। एक्चुअली होता क्या है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आए, तो उनको दो चीज़ से बहुत प्यार है। तो पहला तो कॉटन टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा प्यार था, और दूसरी बात चाय से बहुत ज़्यादा प्यार था, है ना। तो ये लोग क्या है कि जो चाय का जो आयात है, ये लोग चाइना से कराते थे, है ना। चाय का बहुत बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो ये जो लिप्टन चाय है, लिप्टन चाय एक्चुअली इसके लिए बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया गया था उस समय, है ना। 18th सेंचुरी की बात है, बहुत ज़्यादा इसको एडवर्टाइज किया गया था। तो ये जो लिप्टन वाला चाय वाला जो क्वेश्चन था, ये घुमा के किया गया। तो एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो क्लास 11 और 12 का जो एनसीईआरटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, होता क्या है कि एक्चुअली जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है ना। पहला तो है एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, दूसरा हो गया आपका मेडावल हिस्ट्री हो गया, तीसरा हो गया है मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, है ना, और चौथा है वर्ल्ड हिस्ट्री। बट बेसिकली पीजीटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए हमें ये 4 हिस्ट्री, यानी कि 4 फेज़ हमें पूरी तरह से हमें जानना चाहिए। तो होता क्या है कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे जो रिलेवेंट आपका जो सिलेबस होता है, वो आप हर एक एग्ज़ाम में या हर एक सिलेबस में आपका कॉमन है कि आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन जो पहले आपका प्री हिस्टोरिक एज, मतलब देयर हैव नो एनी रिटन एविडेंसेस। प्री हिस्ट्री से लेकर आपका जो इंड होता है,
एंड होता है कब? आपका देश का आज़ादी तक। मैं देश का आज़ादी तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया आता है। बट होता क्या है एक्चुअली कि एंसेंट इंडिया की अगर शुरू से अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो हमें ऑब्वियसली हमें पूरी तरह से कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछता है यही कुछ कुछ जो आपका चैप्टर है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे कि प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम में है आपका जो एजेस हो गया है, पैलोलिथिक एज हो गया है, चालकोलिथिक एज हो गया आपका, नियोलिथिक एज हो गया है ना, और आपका हो गया है आयरन एज हो गया है। तो ये जो सारा चीज़ है आपका, इस चीज़ से आपका जो प्रश्न आता है आपका टूल्स और इम्प्लीमेंट से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि किस एज में किस प्रकार का टूल्स इम्प्लीमेंट्स यूज़ किया गया। सपोज दैट अगर हम मिडिल पैलोलिथिक एज की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल पैलोलिथिक एज एक ऐसा युग है जब क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया, इन्वायरमेंट आपका पूरी तरह से चेंज हो गया, और जो टूल्स है वो टूल्स जो स्टोन का ही टूल्स होता था बट वो माइक्रोलिथ्स यूज़ करता है। माइक्रोलिथ्स बोले तो स्मॉल स्टोन टूल्स, जिसको माइक्रोलिथ्स बोला जाता है ना। जैसे आपका सोरर हो गया, आपका बोरर हो गया है ना। बोरर मतलब होता है कि खुरपी हो गया आपका, है ना। तो ये सब जो छोटा छोटा स्टोन टूल्स है ना, तो ये सब यूज़ किया था। इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोलिथ बोलते हैं, है ना। तो ये जो स्टोन टूल्स है इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। स्टोन टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देखा जाए तो स्टोन टूल्स के अलावा भी आपका जो एजेस है, हर एक एजेस में एक अपना अपना एक साइट्स होता है। जैसे कि आपका मैं बात करूँ इनाम गांव की, अगर मैं बात करूँ तो इनाम गांव ये आपका, आप महाराष्ट्र चल जाओगे है ना, दक्षिण महाराष्ट्र, तो दक्षिण महाराष्ट्र में आप एक जगह पाओगे इनाम गांव। इनाम गांव एक तरह का ये चालकुलातिक साइट है जहाँ पे कॉपर का बना हुआ बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स पाया गया है। साथ ही साथ ये इसे हम ताम्रपाषाण युग का एक बहुत ही बेहतरीन साइट हम बोल सकते हैं इनाम गांव को। तो ये जो साइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ओनली चालकुलातिक एज की नहीं बात कर रहा हूँ, जितने भी एजेस है हर एक एजेस का जो इंपॉर्टेंट तुम्हारा जो आपका जो साइट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोलिथिक एज में अगर आप चल जाते हैं तो आप अब नॉर्थ वेस्ट में चल जाओ, तो नॉर्थ वेस्ट में आपका चल जाएगा आपका मेहरगढ़ चल जाएगा जो बलूचिस्तान में है, 7000 ईसा पूर्व। और उसके बाद आप नॉर्थ में आ जाओगे तो नॉर्थ में आपका चल जाएगा गुपकराल चल जाएगा, आपका बुरजहोम चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो हर एक साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर एक साइट्स का एक अपना अपना फ्यूचर है। वो आपका, आप चाहे आप वो देख सकते हो, आप उसका इकोनॉमी देख सकते हो, आप आपका सोसाइटी देख सकते हो आप, है ना। आपका वो आप उनका भोजन संग्रह कैसा है, उनका वो लोग क्या पशुपालन करते हैं, वाट टाइप ऑफ डोमेस्टिकेशन दे यूज्ड, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका हो गया है स्टोन एज हो गया है। तो स्टोन एज में आप साइट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, साइट्स आप पूरी तरह से कर लो। साइट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक साइट्स का अपना फ्यूचर होता है, उसको पूरी तरह से आप एक नोट्स प्रिपेयर कर लो जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ हड़प्पन एज में आता हूँ। अब बेसिकली आप पूछोगे कि ये जो जितना सारा मैं ये बता रहा हूँ एक्चुअली ये आप कहाँ से कंपाइल करोगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक पुस्तक है उपेंद्र सिंह बहुत ही बेहतरीन किताब है। बेसिकली इन्होंने जो लिखा है ये पुस्तक आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप स्टोन एज पढ़ रहे हो तो आप उपेंद्र सिंह बिल्कुल पढ़ सकते हो। दूसरी बात, जो दूसरा चैप्टर है वो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन आ जाएगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन बोले तो इसको प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं, जहाँ पे रिटन एविडेंसेस है बट डेसिफर नहीं किया गया इसे, है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है कि ये मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन देखना है तो बहुत ज़्यादा आपको इजी लगता है बट उतना ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो भी एविडेंसेस मिला है वो कभी अंत नहीं होता। इनफैक्ट आज भी बहुत सारा एक्सकवेशंस हो रहा है, आज भी खुदाई हो रहा है, आज भी बहुत नया नया चीज़ हमें प्राप्त होता है हड़प्पन साइट से। अब बेसिकली आप शुरुआत करोगे हड़प्पा सिविलाइजेशन तो ये सब जानता है कि हड़प्पा एक्चुअली ये 1921 में इसे दयाराम साहनी ने इसे खोज किया था, मोहनजोदड़ो और राखल दास ने खोज किया था। बट यही हड़प्पन साइट्स में बहुत सारे ऐसे साइट्स है जो इंडिया में पाया गया है और कुछ आपका पाकिस्तान में पाया गया। तो इंडिया में जो भी पाया गया है जैसे आपका लोथल हो गया, कलीबंगन हो गया है, धोलावीरा हो गया है, राखी गढ़ी हो गया, तो हर एक साइट्स में एक अपना अपना फ्यूचर है और हर एक साइट्स में कुछ ना कुछ पाया गया है जो कभी अंत नहीं होता है। तो अगर आपको कंपाइल करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए सबसे बेहतर जो है आपका वो आपका एस के पांडे का किताब है। एस के पांडे का आप किताब पूरी तरह से कवर कर लो। दूसरी बात पूनम दलाल दहिया आप पढ़ लीजिए। और तीसरा आपका
उपेंद्र सिंह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ लूसेंट आप जब पढ़ोगे तो लूसेंट में आपको वहाँ बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में कुछ कुछ रेलिवेंट पॉइंट है कि आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि बॉक्स में ऐसा दिया हुआ है कि अगर कलिबंगन आप पढ़ रहे हो तो कलिबंगन में आपको वो साइट्स है, वो उसका जगह भी दिया हुआ है, नाम प्लेस दिया हुआ है, साइट्स दिया हुआ है। हर एक साइट्स में हर एक साइट्स का एक अपना अपना खोज किया हुआ, खोज करता। जैसे कि अगर कलिबंगन का अगर बात करें तो कलिबंगन का जो खोज किया गया है अमलानंद घोष के द्वारा किया गया, तो ये आपका पूरी तरह से डिटेल फॉर्म में लिखा गया है, एकदम माइन्यूटली शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। साथ ही साथ उसके बारे में ये भी लिखा गया कलिबंगन में क्या क्या पाया गया था। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल कलिबंगन में आपका जुतावा खेत पाया गया है, आपका फायर अल्टर्स पाया गया है आपका, और वहाँ का जो टाउन प्लानिंग था वो आपका दो भाग में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल हो गया, लोअर टाउन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक पॉइंट हो जाता है इंपॉर्टेंट, तो आप ये देख सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कंपाइल कर रहे हो इसके नोट्स अगर आप कंपाइल कर रहे हो हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है कि आप साइट्स, हर एक साइट्स का क्या क्या रेलिवेंट इंपॉर्टेंट्स जो खोज किया गया है, क्या पाया गया है, वो आप पूरी तरह से कंपाइल कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप एक बुक में आप जाओगे तो एक बुक में आपको ये मिलेगा और दूसरे बुक में आपको ये मिलेगा, तो एक बुक में हर चीज़ नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको तीन बुक, आपको तीन या चार, आपको जो बुक मिल रहा है आप उठाओ, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, दिखने में बहुत आसान लगता है बट बहुत टफ है। तो ये हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन हो गया है आपका, सॉरी मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन और लेटर वैदिक एज। ये जो दो एज है इसमें वेरी जो रिलेवेंट पॉइंट मैं बता देने आ रहा हूँ। पहला तो है कि जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन आता है वो उपनिषद से बहुत आता है, ठीक है। अब उपनिषद में अगर मैं बात करूँ तो हर एक उपनिषद में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सत्यमेव जयते, आप लोग सुने होंगे कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मतलब होता है सत्य की जीत होती है। अब ये सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद में लिया गया है, किस उपनिषद में इसके बारे में जिक्र किया गया है, तो ऑब्वियसली ये मंडोक उपनिषद में दिया गया है। तो ऐसा बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ऑब्वियसली आपको उपनिषद में, है ना। अब जैसे कि एक प्रश्न है कि सभा और समिति, सभा और समिति ये दो बेटियां हैं प्रजापति भगवान जी के, है ना। तो अब ये कौन सा उपनिषद में मेंशन किया गया है, तो ये बेसिकली आपका उपनिषद नहीं है, ये आपका वेद में पाया गया है, अथर्ववेद में पाया गया है। जो चार वेद होते हैं उसमें अथर्ववेद है, जिसमें ये सभा और समिति दो दो बेटियां हैं प्रजापति की, तो ये मेंशन किया। तो ये जो आपका जो प्रश्न, ये आपका फैक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो आता है। साथ ही साथ अगर बात करूँ ऋग्वेद के बारे में बात करूँ, तो ऋग्वेद में आप पूरी तरह सब उनका उसका जो सूक्ता है 1028 सूक्ता है, जो फैक्ट्स क्वेश्चन बनता है उसको आप नोट कर लो। 1028 सूक्ता है, 10 मंडला है, और हर एक मंडल में कुछ ना कुछ दिया गया है। जैसे कि 10वां मंडल ऋग्वेद का है वो आपका पुरुष सूक्ता के बारे में जिक्र किया है, यानी कि वारणा सिस्टम के बारे में जिक्र किया है, वारणा प्रथा के बारे में जिक्र किया है। वही आपका 9वां जो मंडल है वो आपका सोमरस के बारे में जिक्र किया है आपका, है ना। तीसरा आपका जो मंडल है वो आपका विश्वामित्र के बारे में जिक्र करता है, गायत्री मंत्र के बारे में जिक्र किया है। तो ये हर एक चीज़ आपका जो मंडल है, ये हर एक मंडल बहुत रिलेवेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। तो ऋग्वेद का मंडल, उपनिषद, पुराण, 18 पुराण है ना, और हर एक पुराण कुछ ना कुछ चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है ना। जैसे कि आप विष्णु पुराण अगर चले जाओगे, है ना, तो विष्णु पुराण में जो ऋषभ देव है, ऋषभ देव वॉज द इनकारनेशन लॉर्ड विष्णु, तो ये आपका विष्णु पुराण में जिक्र किया गया है। तो हर एक पुराण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 18 पुराण मैं आपको नहीं कहूँगा कि 18 पुराण आप पूरे पढ़ पाओगे, पर 18 पुराण में से जो रिलेवेंट पुराण है, जो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके बारे में आप पूरी तरह से आप कंफर्म हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अब मैं आपका वैदिक एज के बारे में बात किया। वैदिक एज के बाद में अगर आप बात करो तो महाजनपद के बारे में बताना। महाजनपद में एक्चुअली क्या होता है, जो 16 महाजनपद है, हर एक महाजनपद का एक अपना अपना कैपिटल है, वो आप पूरा क्लियर कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हरिंका वंश, है ना। अब एक्चुअली होता क्या, महाजनपद में आपका बहुत सारे वंश आते हैं, जैसे हरिंका वंश हो गया है आपका, शैशुनाग वंश हो गया है आपका, है ना, कनबा वंश हो गया है आपका। और जो कि ये जो वंश है बहुत इंपॉर्टेंट आता है, स्पेशली अगर हरिंका वंश की अगर बात करो तो बिंदुसार हो गया है आपका, बिंबिसार हो गया आपका, अजातशत्रु हो गया है। तो अब बिंबिसार और अजातशत्रु में क्या, अब आपको बहुत सारा कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि बिंबिसार वाज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म या अजातशत्रु वाज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, अजातशत्रु ने किसको हराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिलेवेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है, तो ये इसको आप छोड़ना मत। उसके बाद आप चल जाओ नंदा वंश चल जाओ, महापद्म नंदा से शुरुआत होता है, धनानंद से शुरू होता है, धनानंद मर जाता है, धनानंद मरने के बाद आपका मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश में आपका चंद्रगुप्त मौर्य आता है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहद्रथ डिनास्टी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए मौर्य डिनास्टी अगर बात करो तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, ये बहुत दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य में अगर आप पढ़ोगे तो आप उसमें आपका उसका प्रशासन देख लीजिए, प्रशासन देखने के बाद आप ये भी देख सकते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए आप, अर्थशास्त्र जो चाणक्य कौटिल्य के बारे में जो बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो आप अर्थशास्त्र बेसिकली उसको 15 चैप्टर उसको डिवाइड किया गया है ना। अब 15 चैप्टर में जो डिवाइड किया गया है, हर एक 15 चैप्टर कुछ ना कुछ चीज़ के बारे में वो जिक्र किया गया है ना। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप नोट्स बना लो ना, जो इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थशास्त्र, चाणक्य कौटिल्य, और कुछ कुछ बहुत सारा बुक्स कंपाइल किया गया है जो मौर्य हिस्ट्री के को उजागर करता है, जैसे मुद्रा राक्षस हो गया है, विशाखदत्ता के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज जो कि खुद एक ग्रीक एम्बेसडर था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इंडिका लिखा था वो। तो अब क्या क्या वो इन्फॉर्मेशन दे के गया है वो इम्पोर्टेंट है। और इसका जो स्रोत है आपका एक ही स्रोत है, लूसेंट आप कर लो, लूसेंट से कर लीजिए आप, पूनम दलाल दहिया से कर लीजिए, और साथ ही साथ उपेंद्र सिंह से कर लीजिए। ये जो 3 किताब मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये मौर्य हो गया है। अशोक में आप उसका धम्म देख लीजिए, है ना। और धम्म देखने के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसका जो 14 पिलर्स है, 14 रॉक एडिक्ट है और 7 पिलर एडिक्ट है। ये जो 2 चीज़ है, हर एक रॉक एडिक्ट या हर एक पिलर एडिक्ट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे के गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कंपाइल आप कर सकते हो लूसेंट से। लूसेंट में पूरी तरह से 14 पिलर एडिक्ट और 7 पिलर एडिक्ट वो पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है लूसेंट में, आप लूसेंट से पूरे अच्छे तरह से कंपाइल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मौर्य डिनास्टी हो गया। गुप्त वंश भी लूसेंट से आप कर लीजिए, सबसे बहुत अच्छा है। अब गुप्त वंश में एक्चुअली होता क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों को आप पूरे तरह से कवर करो। तो ये आपका हो गया एंशिएंट इंडिया हो गया। एंशिएंट इंडिया आने के बाद अब आता है थोड़ा मेडावल इंडिया आता है। मेडावल इंडिया में देखिए आपका दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत का एक ही उपाय है ना। आने वाले में समय में मैं अगर हम जुड़ते हैं, अगर आप मेरे साथ ये जुड़ रहे हैं, आप इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल बनाऊँ। उस टेलीग्राम चैनल में मैं अपना लेक्चर और साथ ही साथ जो मेरा जो नोट्स है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। वो मेरा यूजीसी नेट का बना हुआ मेरा नोट्स है, और बेसिकली मेडावल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा वो जेम है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। मतलब समझो कि आप वो पढ़ लो तो आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेडावल इंडिया का। साथ ही साथ एक्स्ट्रा अगर बुक बताओ तो पूनम दलाल दहिया है ना। एंशिएंट मेडावल इंडिया वो कंपाइल एक साइड से एक साथ बताया गया है। एंशिएंट मेडावल थोड़ा दोनों दिया हुआ उसमें। तो पूनम दलाल दहिया इज़ वेरी बेस्ट बुक फॉर मेडावल इंडिया। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करो तो दिल्ली सल्तनत अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्लेव डिनास्टी, खलजी डिनास्टी और तुगलक डिनास्टी। अब स्लेव डिनास्टी में जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उधर मत पढ़ने जाओ कैकुबात, कैमूर ये क्या है, वो नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया है वो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और बलबन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खलजी डिनास्टी में अगर चल जाता है तो जलाउद्दीन खिलजी के बाद आप पढ़ोगे थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा। अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट रिफॉर्म बहुत एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मार्केट रिफॉर्म्स है ये यूजीसी नेट का एक मेरा नोट्स है, उसमें मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताया हूँ। उससे मैं आने वाले टाइम में मैं उसे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल मैं बनाऊंगा उसमें मैं अपलोड करूँगा। साथ ही साथ पूनम दलाल दहिया, एक ही किताब मैं बता रहा हूँ, पूनम दलाल दहिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर देखा जाए तो तुगलक डिनास्टी आते हैं। तुगलक डिनास्टी में मोहम्मद बिन तुगलक हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करूँ तो उनका जो रिफॉर्म्स है, जैसे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म में एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट बनाए थे जिसको दीवान आमिरी को ही बोला था। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ बर्नी के अनुसार, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंट है ना भाई। तो आप ये कर लो एमबीटी के बारे में, उसका जो रिफॉर्म्स है, साथ ही साथ उसका जो 4 जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, जैसे कि दोआब रीजन में कर को वृद्धि करना,
है ना, दिल्ली से दौलताबाद अपना कैपिटल को शिफ्ट करना। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बेसिकली क्या हुआ कि महामारी फैल गया था। और दूसरी बात होता है क्या कि दक्षिण भारत से आप दिल्ली सल्तनत को कैसे आप चलाओगे। तो ये बहुत सारा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था मोहम्मद बिन तुगलक का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सिल्वर टोकन करेंसी हो गया आपका, है ना, सॉरी सिल्वर नहीं, कॉपर का था। तो टोकन करेंसीज या सिंबॉलिक कॉइन अगर बात कर सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का, ये मतलब ये सब सारा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कराची एक्सपीडिशन हो गया एमबीटी का, फिरोज शाह तुगलक का आपका रिफॉर्म्स हो गया है, आपका कुछ फैक्ट्री रिफॉर्म्स हो गया है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया है उसका, स्लेव डिपार्टमेंट हो गया है, दीवाने बंदगन हो गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो ये आप फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक डिनेस्टी आप जो मैं बताया हूँ, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक, ये तीनों आप कवर अप कर लो, बहुत अच्छे तरह से कवर अप कर लेना। तो ये हो गया है ये हो गया दिल्ली सल्तनत, और इसका एक ही स्रोत है, वो है पूनम दलाल दहिया। अब थोड़ा आगे आते हैं, विजयनगर एम्पायर हो गया है, जैसे मतलब जो प्रोविंशियल डिनास्टी हो गया, जैसे दक्कन की अगर बात करें, साउथ इंडियन जो भी किंगडम हो गया, विजयनगर एम्पायर हो गया, थोड़ा बहमनी किंगडम हो गया तुम्हारा। तो जितना भी किंगडम है, तो ये सब सारा जो एक ही इंपॉर्टेंट आपका रेलिवेंट पॉइंट है, वो आप लूसेंट से आप कवर अप कर सकते हो, जो मेरा भी यही स्रोत था एग्जाम में। मॉडर्न में आता है तो मॉडर्न में एक ही है, जो माँ बाप अगर बात करते हैं मॉडर्न में का एक ही माँ बाप है, वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में एक्चुअली क्या है कि जो उसका जो नया एडिशन है वो आपका प्री इंडिपेंडेंस से लेकर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस तक दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेक्ट्रम। अब होता क्या है कि मॉडर्न इंडिया एक्चुअली देखा जाए तो ईजी है, बट उतना भी ईजी नहीं है। होता क्या है कि बहुत सारे इवेंट्स हैं, जो होता क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्या करो कि इसके लिए प्रॉपर आप कंपाइल करो उसके लिए नोट्स। हर एक इवेंट होता है, हर एक इवेंट को आप एक जगह से आप उसको सजाओ, उसको अच्छे से बनाओ। अगर आप सोशियो रिलीजियस मूवमेंट अगर पढ़ रहे हो, राजा राम मोहन रॉय से लेकर आप स्वामी विवेकानंद तक पढ़ रहे हो, तो राजा राम मोहन रॉय क्या रिफॉर्म किया है, कौन कौन सा वो बुक लिखा है, क्या उनका फ्यूचर है ना, तो वो आप सब एक साइड आपको वो कंपाइल कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्पेक्ट्रम के अलावा मैं एक और बुक सजेस्ट करूँगा, लूसेंट और स्पेक्ट्रम दोनों साथ में लेके चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक किताब का नाम बता रहा हूँ आपको, जैन एंड माथुर, है ना। तो ये बहुत अच्छा किताब है, जैन एंड माथुर आप कवर अप कर लो। इसमें आपका क्या है कि एक्चुअली कि रेनासा से लेकर आपका जो अरब स्प्रिंग, जो आज जो लड़ाई जो चल रही है, ये फिलिस्तीन की जो लड़ाई चल रही है, यहाँ तक का दिया हुआ है इसमें इंफॉर्मेशन। हालांकि ये सब पढ़ना नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या होता है कि जापानीज रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन, है ना, रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन, मैं जो जो बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनाइसा हो गया है। तो ये सब जो कवर अप करना है, ये जनन माथुर से आपका कवर अप हो जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है मुझे लग रहा है। तो इतना सारा स्रोत, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री वास्ट है, और एक साल मुझे लगा है पूरा कंप्लीट करने में। हालांकि कंप्लीट नहीं बोलूँगा, अभी भी मैं पढ़ता हूँ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री कभी कभी अंत नहीं होने वाला है। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। हुआ क्या है कि मेरे साथ कि अभी पीजीटी का परीक्षा में दिया था, एक क्वेश्चन आया था कि जो जैन जो धर्म है, जैन धर्म जो यानी कि जैन मर्चेंट लोग हैं, ये लोग दिल्ली में लोग निवास करते थे। दिल्ली में निवास करने के कारण ये लोग बहुत सारा टेम्पल्स बनाए, और टेम्पल्स कैसे बनाए, तो ट्रेड, व्यापार करने के अलावा ये लोग एक क्वाइंस चलाए थे जिसको दिनार क्वाइन बोला जाता है ना। क्वेश्चन था कि जैनों के द्वारा कौन सा क्वाइन चलाया गया था, तो कोई ऑप्शन दिया था, दिनार था, किबला था, मुझे एक कौरी, तो कौरी तो होगा नहीं, तो दूसरा था किबला। अब देखिए क्या होता है, किबला और दिनार है ना, तो मुझे लगा कि जो दिनार टाइप जो क्वाइन है, ये बेसिकली दिल्ली सल्तनत में चला है, ना कि दिल्ली में। अब देखिए अभी सल्तनत बना नहीं है, कैसे क्वेश्चन कंफ्यूज किया है वो। तो दिनार एक्चुअली क्वाइन है, ये दिनार बोलिए या दिरहम बोलिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाया गया क्वाइन है ना।
बट होता क्या है कि क्वेश्चन पूछा है कि जैन अनुयायी जैन मर्चेंट के द्वारा कौन सा कॉइन चलाया गया था। तो किबला एक्चुअली क्या है कि मैं किबला मार दिया, टिक कर दिया। पर किबला एक्चुअली क्या है कि किबला इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर मुस्लिम आर्किटेक्चर से रिलेटेड है ना। कंफ्यूज हो गया मैं। और यही जब मैं अभी क्लास 7 का एनसीईआरटी जब मैं पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री का आवर पास, तो उसमें ये पूरी तरह से साफ क्लियर किया हुआ है कि दिल्ली में जो जैन जो मर्चेंट रहते थे उनके द्वारा जो चलाया गया सिक्का उसे दिनार बोला जाता है। देखिए क्या है कि मतलब एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी आप पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। और आने वाले समय में मैं ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लंबा भले ही है बट बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं जो बताया हूँ, हर एक एक इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ बताया हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको। इस वीडियो में कौन सा पुस्तक पढ़ना है आपको ये भी मैं बताया हूँ। तो अब बस करना क्या है, अब बस पढ़ना है। तो ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।